दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो सीधे आप और मेरे जैसे आम लोगों के लिए लिखी गई है। राधिका गुप्ता और निरंजन अवस्थी की मैंगो मिलियनेयर, एक किताब जो ये साबित करती है कि अमीर बनना सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है, बल्कि हम जैसे मैंगो पीपल भी मिलियनेयर बन सकते हैं। आम आदमी की आम कहानी। सोचिए, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हर महीने सैलरी आती है। कुछ दिनों तक आप खुश रहते हैं कि पैसे आ गए। फिर धीरे धीरे बिल आने शुरू होते हैं, बिजली का, पानी का, किराने का, बच्चों की फीस, ईएमआईज, और महीना खत्म होते होते आपकी जेब फिर खाली। अगले महीने का इंतज़ार और फिर सेम साइकिल। कभी कभी आप सोचते हैं, यार ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। क्या मैं कभी फाइनेंशियली फ्री हो पाऊंगा? क्या मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो पाएगी? क्या रिटायरमेंट में कंफर्टेबल लाइफ जी पाऊंगा? लेकिन फिर आप सोचते हैं, अरे छोड़ो, ये सब तो अमीरों के लिए है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे बस की बात नहीं। और यही है वो बिगेस्ट मिथ जिसे राधिका गुप्ता तोड़ना चाहती हैं। वो कहती हैं, रुको, ये सब तुम्हारे लिए ही है। तुम मैंगो पीपल हो और तुम भी मिलियनेयर बन सकते हो। राधिका गुप्ता, एक इंस्पायरिंग कहानी। पहले आपको राधिका के बारे में बताता हूं, क्योंकि उनकी खुद की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। राधिका को बर्थ डिफेक्ट था, एक ट्विस्टेड नेक। स्कूल में बच्चे उन्हें माउस गर्ल बुलाते थे। उन्हें बुली किया जाता था, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया, मैकिन्सी में काम किया। फिर 34 की एज में वो एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ बन गई, इंडिया की सबसे यंग फीमेल सीईओज में से एक। आज वो फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल विमेन लिस्ट में हैं। शार्क टैंक इंडिया में जज भी रह चुकी हैं। ये बताने का रीज़न ये कि अगर किसी ने लाइफ में स्ट्रगल्स फेस किए हैं तो वो राधिका हैं। और अगर वो कह रही हैं कि आम आदमी भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकता है, तो ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं, ये उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है। मैंगो पीपल, कौन है हम? किताब का टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंगो मिलियनेयर। याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था आम आदमी, और किसी ने उसे मैंगो पीपल ट्रांसलेट कर दिया था। लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन राधिका इस टर्म को रीक्लेम करती हैं। वो कहती हैं, हाँ, हम मैंगो पीपल हैं, और मैंगो इंडिया का सबसे लव्ड फ्रूट है, हर किसी को पसंद, स्वीट, जूसी, वर्सेटाइल। तो हम मैंगो पीपल कॉमन, रिलेटेबल और पूरी तरह केपेबल ऑफ बिकमिंग मिलियनेयर्स। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अमीरों के लिए है, कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ बिजनेस फैमिलीज के लिए है। लेकिन राधिका कहती हैं, बिल्कुल नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सैलरी पाता है, जो मेहनत करता है, जो अपने परिवार का ख्याल रखता है। पहला सबक, अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को फेस करो। किताब में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑनेस्टली अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखना। और ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। राधिका एक फनी लेकिन रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हैं। वे कहती हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी फाइनेंसेस के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कोई अपने वेट के साथ करता है। अरे आई नो रफली मेरा वेट क्या है, 70-75 kg होगा। लेकिन एक्चुअली वेइंग स्केल पर खड़े होने से डरते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर देखना स्कैरी है। सेम चीज़ मनी के साथ। हाँ, मुझे पता है मैं कितना खर्च करता हूँ, रफली 40-50,000, लेकिन एक्चुअली ट्रैक करके देखें कि एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है हर रुपया। ये हम अवॉइड करते हैं। तो पहला स्टेप, एक महीना लो और लिटरली हर खर्च को नोट करो। हर चाय का 10 रुपीज़, हर ऑटो का 50 रुपीज़, हर ऑनलाइन शॉपिंग का पैसा, सब कुछ। एक यंग प्रोफेशनल की कहानी है जिसने ये एक्सरसाइज की। उसे लगता था कि वो नॉर्मली स्पेंड कर रहा है, लेकिन जब उसने ट्रैक किया तो शॉक लग गया। हर महीने 8,000 रुपये सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप्स पर, 3,000 रुपये सब्सक्रिप्शंस पर जिन्हें वो बेयरली यूज़ करता था, 5,000 रुपये इम्पल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग में, ये 16,000 रुपये महीने जो टोटली वेस्ट हो रहे थे। साल में ये 1.92 लाख रुपीज़। इमेजिन अगर ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता। यही है अवेयरनेस की पावर। जब तक आप एग्जैक्टली नहीं जानते कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। द 50-30-20 रूल, सिंपल लेकिन पावरफुल। राधिका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताती हैं बजटिंग के लिए। 50-30-20 रूल। 50% नीड्स पर, यानी वो चीज़ें जो एब्सोल्युटली ज़रूरी हैं, रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, बिना इनके काम नहीं चलेगा। 30% वांट्स पर, यानी वो चीज़ें जो लाइफ को एन्जॉयबल बनाती हैं, डाइनिंग आउट, एंटरटेनमेंट, हॉबीज़, ट्रैवल। ज़रूरी नहीं है सर्वाइवल के लिए, लेकिन ज़रूरी है हैप्पीनेस के लिए।
20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर। ये है आपका फ्यूचर। ये है वो पैसा जो कंपाउंड करके आपको मिलियनेयर बनाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्या होता है? उनका फॉर्मूला होता है 70-30-0। 70% नीड्स पर, क्योंकि वो नीड्स और वांट्स को मिक्स कर देते हैं, 30% वांट्स पर और 0% सेविंग्स। फिर महीने के आखिर में कहते हैं, यार कुछ बचा नहीं, अगले महीने सेव करूंगा। लेकिन अगला महीना भी सेम स्टोरी। राधिका कहती हैं, ये अप्रोच गलत है। सेविंग सबसे आखिर में नहीं, सबसे पहले होनी चाहिए। पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये मंत्र है। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले 20% अलग निकाल दो ऑटोमेटिकली, बाकी 80% में मैनेज करो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन आप अडेप्ट कर जाओगे, और यही है वो डिसिप्लिन जो वेल्थ क्रिएट करती है। इमरजेंसी फंड, आपका फाइनेंशियल शील्ड। किताब में एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इमरजेंसी फंड का, और राधिका इसे बहुत रिलेटेबल तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। इमेजिन करो आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, फिर सडनली बैम, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, एक्सीडेंट, फैमिली इमरजेंसी। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो क्या होगा? पैनिक। क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, फ्रेंड से उधार मांगना पड़ेगा, गोल्ड बेचना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट तोड़ने पड़ेंगे और पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी। ये सब स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फाइनेंशियल सेटबैक लाता है। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, एक कॉर्पस जो सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है, तो आप ब्रीथ कर सकते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को विदाउट पैनिकिंग। राधिका रेकमेंड करती हैं कि आपके पास कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 है तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 2.4 लाख। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा, आप पूछेंगे। राधिका कहती हैं, धीरे धीरे, हर महीने थोड़ा थोड़ा। अगर आप हर महीने 5,000 बचाते हैं तो 4 साल में ये फंड रेडी हो जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन ये फाउंडेशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। एक रियल स्टोरी। एक कपल था जिन्होंने अपना इमरजेंसी फंड बनाया था। हस्बैंड को सडनली जॉब लॉस हो गई। नॉर्मली ये डेवस्टेटिंग होता, लेकिन क्योंकि उनके पास 8 महीने का इमरजेंसी फंड था, उन्हें पैनिक नहीं हुआ। हस्बैंड ने अपना टाइम लिया, सही जॉब ढूंढी, डेस्परेट होकर कोई भी जॉब एक्सेप्ट नहीं की, और फाइनली एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। इमरजेंसी फंड ने उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी। डेट, गुड वर्सेस बैड। अब आते हैं एक ट्रिकी टॉपिक पर, डेट, और राधिका बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश करती हैं गुड डेट और बैड डेट में। बैड डेट, ये है वो डेट जो डिप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड डेट जो शॉपिंग के लिए है, पर्सनल लोन जो वेकेशन के लिए है, कार लोन, हाँ कार भी डिप्रिशिएटिंग एसेट है, खरीदते ही वैल्यू कम हो जाती है। ये बैड डेट है क्योंकि ये आपको फाइनेंशियली आगे नहीं ले जा रही, बल्कि इंटरेस्ट के फॉर्म में आपकी वेल्थ ड्रेन कर रही है। राधिका एक चिलिंग एग्जाम्पल देती हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड पर 50,000 रुपये का बैलेंस रखते हैं और सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं, जो यूजुअली 5% होता है, तो उस डेट को क्लियर करने में आपको 13 साल लगेंगे और आप टोटल 1.14 लाख रुपए पे करेंगे ओरिजिनल 50,000 के लिए। यह है इंटरेस्ट की पावर आपके खिलाफ वर्किंग। गुड डेट, यह है वो डेट जो अप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए है या जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। होम लोन, प्रॉपर्टी जनरली अप्रिशिएट होती है। एजुकेशन लोन, अच्छी एजुकेशन आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाती है। लेकिन राधिका वार्न भी करती हैं, गुड डेट भी लिमिट में होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि होम लोन गुड डेट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन ले लें। थंब रूल है, आपका टोटल ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 50,000 कमाते हैं तो सारे ईएमआईज मिलाकर 20,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, आइंस्टाइन की 8th वंडर। अब आते हैं किताब के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, कंपाउंडिंग। राधिका इसे आइंस्टाइन के वर्ड से एक्सप्लेन करती हैं, जिन्होंने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो समझता है वो अर्न करता है, जो नहीं समझता वो पे करता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दोस्त हैं, राज और सिमरन। राज 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करता है। वो ये 10 साल तक करता है, 25 से 35 तक। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए। फिर 35 के बाद वो कुछ नहीं करता, बस उसे इन्वेस्टेड रहने देता है। सिमरन सोचती है, अभी एंजॉय करती हूँ, बाद में इन्वेस्ट करूंगी। तो वो 35 साल की उम्र से शुरू करती है। वो भी 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करती है, लेकिन उसे 30 साल तक कंटिन्यू करना पड़ता है, 35 से 65 तक। टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए। अब देखिए मैजिक। मान लेते हैं कि दोनों को 12% एनुअल रिटर्न मिलता है। 65 साल की उम्र में राज का कॉर्पस
लगभग 3.5 करोड़ रुपए। सिमरन का कॉर्पस लगभग 1.76 करोड़ रुपए। देखा, राज ने सिर्फ 6 लाख इन्वेस्ट किए और 3.5 करोड़ बनाए। सिमरन ने 18 लाख इन्वेस्ट किए और सिर्फ 1.76 करोड़। यह है कंपाउंडिंग की पावर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। जितनी जल्दी शुरू करो उतना बेटर। राधिका कहती हैं, अगर आप सिर्फ एक चीज याद रखो मेरी किताब से, तो ये रखो, स्टार्ट अर्ली। चाहे अमाउंट छोटा हो, लेकिन शुरू करो। टाइम आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। म्यूचुअल फंड्स आम आदमी का बेस्ट फ्रेंड। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ठीक है, इन्वेस्ट करना है, लेकिन कहां? स्टॉक्स बहुत रिस्की, रियल एस्टेट बहुत पैसा चाहिए, गोल्ड लिमिटेड रिटर्न्स। राधिका कहती हैं म्यूचुअल फंड्स, और वो इसे बहुत सिंपली एक्सप्लेन करती हैं। इमेजिन करो तुम्हें एक पार्टी होस्ट करनी है, तुम्हें पता नहीं कैसे कुक करें, तो तुम एक प्रोफेशनल केटरर को हायर करते हो। वो एक्सपर्ट है, वो जानता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तुम सिर्फ पैसे देते हो और एंजॉय करते हो। म्यूचुअल फंड बिल्कुल वैसा ही है। तुम अपना पैसा देते हो, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डिफरेंट कंपनीज में। वो एक्सपर्ट है, उसके पास रिसर्च टीम है, टूल्स हैं। तुम सिर्फ रिलैक्स करते हो और रिटर्न्स एंजॉय करते हो। और ये डाइवर्सिफाइड होता है, मतलब आपका पैसा एक जगह नहीं बल्कि 50-100 डिफरेंट प्लेसेस में इन्वेस्ट होता है। तो अगर एक कंपनी बुरा करती है तो बाकी कंपनीज बैलेंस कर लेती हैं, रिस्क कम हो जाता है। राधिका एक फनी एग्जाम्पल देती हैं बॉलीवुड से। वो कहती हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग ऐसी है जैसे मल्टी स्टारर मूवी। अगर एक एक्टर का सीन अच्छा नहीं चला तो दूसरे एक्टर संभाल लेते हैं, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो ये सिंगल हीरो फिल्म है। अगर वो फ्लॉप हुआ तो सब कुछ गया। सिप, स्मॉल इज पावरफुल। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, मेरे पास तो बहुत पैसा नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लैक्स चाहिए ना। राधिका हंसती हैं और कहती हैं, बिल्कुल नहीं, आप 500 रुपये महीने से शुरू कर सकते हो। यहां आता है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स डेट पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। राधिका एक ब्यूटीफुल एनोलॉजी देती हैं। वो कहती हैं कि सिप ऐसा है जैसे रोज जिम जाना। अगर आप सोचो कि एक दिन में 5 घंटे वर्कआउट करके फिट हो जाऊंगा, ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रोज 30 मिनट्स कंसिस्टेंटली करो तो रिजल्ट्स अमेजिंग होंगे। सेम तरह से एक बार में 1 लाख इन्वेस्ट करना और फिर कुछ नहीं करना, ये उतना इफेक्टिव नहीं जितना हर महीने 5,000 रुपये कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना। और एक बड़ा फायदा, जब मार्केट डाउन हो तो आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हो क्योंकि प्राइस कम है। जब मार्केट अप हो तो कम यूनिट्स। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। लॉन्ग टर्म में ये बहुत बेनिफिशियल होता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल की रियल स्टोरी। उसने 2015 में 3,000 रुपये मंथली सिप शुरू की। इनिशियली कुछ खास फील नहीं हुआ, लेकिन वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करता रहा। 2025 में 10 साल बाद जब उसने चेक किया तो उसका कॉर्पस था 7.2 लैक्स। उसने इन्वेस्ट किए थे 3.6 लैक्स और रिटर्न्स थे एडिशनल 3.6 लैक्स। वो कहता है, मुझे तो पता भी नहीं चलता था कि पैसा जा रहा है, ऑटोमेटिक था, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ी अमाउंट बन गई। रिस्क और रिवॉर्ड, बैलेंस का खेल। राधिका बहुत ऑनेस्टली बात करती हैं रिस्क के बारे में। वो कहती हैं, देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगी कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क नहीं है। रिस्क है, मार्केट अप डाउन होता है, कभी गेन्स होंगे कभी लॉसेस, लेकिन वो कंटिन्यू करती हैं। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है नथिंग करना, अपने पैसे को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखना जहां वो इन्फ्लेशन से कम ग्रो कर रहे हैं। एक्सप्लेन करती हैं, मान लो आज आपके पास 1 लाख रुपीस हैं, आपने उन्हें सेविंग्स अकाउंट में रख दिया जहां 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 6% है, तो एक्चुअली हर साल आपके पैसे की परचेजिंग पावर 2% कम हो रही है। 10 इयर्स बाद मैथमेटिकली तो आपके पास शायद 1.5 लाख रुपीस होंगे, लेकिन एक्चुअली आप उससे उतना नहीं खरीद पाएंगे जितना आज 1 लाख से खरीद सकते हैं। तो एक्चुअली सेफ रखकर आप पैसे लूज कर रहे हैं। आयरॉनिक, राइट? राधिका सजेस्ट करती हैं, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो। अगर आप यंग हो, टाइम है, तो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो, इक्विटी फंड्स। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो तो ज्यादा कंजर्वेटिव रहो, डेट फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफाई करो, अपना सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। इंश्योरेंस, वो सेफ्टी नेट।
राधिका एक टचिंग स्टोरी शेयर करती हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली था। पति बहुत मेहनत करता था, फैमिली को अच्छी लाइफ प्रोवाइड करता था, लेकिन उसके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं था। मैं अभी यंग हूँ, कुछ नहीं होगा, वो सोचता था। सडनली एक एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं रहा। परिवार डेवेस्टेटेड था, इमोशनली तो बहुत, लेकिन फाइनेंशियली भी। वाइफ के पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। बच्चों की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, घर बेचना पड़ा। ये ट्रैजिक स्टोरी है और टोटली अवॉइडेबल थी। राधिका एम्फसाइज करती हैं, इंश्योरेंस बोरिंग लगता है, इंश्योरेंस सेक्सी नहीं लगता, लेकिन इंश्योरेंस जरूरी है। दो तरह के इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप पर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। प्योर टर्म इंश्योरेंस लो, सबसे सिंपल, सबसे सस्ता। कोई इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट्स वाले प्लान्स में मत फंसो। हेल्थ इंश्योरेंस, ये और भी क्रिटिकल है। एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी सारी सेविंग्स वाइप आउट कर सकती है। अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आपका फाइनेंशियल शील्ड है। राधिका कहती हैं, इंश्योरेंस बोरिंग है लेकिन जरूरी है, जैसे सीट बेल्ट। कोई नहीं सोचता कि वाओ क्या कूल सीट बेल्ट है, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट में वो लाइफ सेव करती है। गोल्स, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट राधिका रेस करती हैं। बिना गोल्स के इन्वेस्ट करना ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चलाना। आप जा तो रहे हो, लेकिन कहाँ? राधिका कहती हैं, क्लियरली डिफाइन करो अपने फाइनेंशियल गोल्स, और वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज करो। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 to 3 years, शायद एक वेकेशन या एक गैजेट या वेडिंग। मीडियम टर्म गोल्स 3 to 10 years, शायद घर की डाउन पेमेंट या बच्चों की हायर एजुकेशन। लॉन्ग टर्म गोल्स 10+ years, रिटायरमेंट कॉर्पस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हर गोल के लिए कैलकुलेट करो कि कितने पैसे चाहिए, फिर वर्क बैकवर्ड्स कि कितना मंथली इन्वेस्ट करना होगा उस गोल तक पहुंचने के लिए। एक यंग कपल की एग्जाम्पल, उनका गोल था 5 years में घर की डाउन पेमेंट के लिए 15 लाख रुपीस जुटाना। उन्होंने कैलकुलेट किया, अगर 12% रिटर्न्स एज्यूम करें तो उन्हें मंथली 20,000 रुपीज SIP करनी होगी। ये देखकर इनिशियली डर लगा कि इतना कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपने एक्सपेंसेस एनालाइज किए, अननेसेसरी थिंग्स कट की और सरप्राइजिंगली वो मैनेज कर पाए। 5 years बाद जब उनका कॉर्पस 15 लाख से ज्यादा हो गया, वो इमोशनल हो गए। उनका ड्रीम, अपना घर अब पॉसिबल था, और ये सब हुआ क्योंकि उनके पास एक क्लियर गोल था और प्लान था। टैक्स प्लानिंग, कानूनी तरीके से पैसे बचाओ। राधिका एक चैप्टर डेडिकेट करती हैं टैक्स प्लानिंग को, और वो ये क्लियर करती हैं टैक्स बचाना इलीगल नहीं है, वो होता है टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग करना यानी लीगल तरीकों से टैक्स मिनिमाइज करना बिल्कुल लेजिटिमेट है। सेक्शन 80C के अंडर आप 1.5 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये हो सकती है PPF में, ELSS म्यूचुअल फंड्स में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, EPF में। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी डिडक्शन मिलता है, अपने और पेरेंट्स दोनों के लिए। होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 80C के अंडर डिडक्शन, इंटरेस्ट पेमेंट पर सेपरेटली 2 लाख तक। राधिका कहती हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो, पहले देखो कि वो इन्वेस्टमेंट आपके गोल्स के लिए सूटेबल है या नहीं। टैक्स बेनिफिट एक एडेड बोनस है, प्राइमरी रीजन नहीं होना चाहिए। एक पर्सन थे जिन्होंने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद लीं। रिटर्न्स बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने सोचा चलो टैक्स तो बचेगा। बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर वो वही पैसा ELSS फंड्स में लगाते तो भी टैक्स बेनिफिट मिलता और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते। रियल एस्टेट, ड्रीम या नाइटमेयर। भारत में घर खरीदना एक बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन है। अपनी छत, ये बहुत गहरी चाहत है, लेकिन राधिका कहती हैं इमोशन को साइड रखो और रैशनली सोचो, क्या ये फाइनेंशियली सेंसिबल है? कुछ क्वेश्चंस, क्या आप अगले 7-10 साल सेम सिटी में रहोगे? अगर नहीं तो बाइंग मेक्स लेस सेंस। क्या डाउन पेमेंट और EMIs आपके बजट में कंफर्टेबली फिट हो रहे हैं? क्या ये इन्वेस्टमेंट है या इमोशनल परचेज? राधिका कहती है रेंट वर्सेस बाय का डिसीजन प्योरली फाइनेंशियल नहीं, पार्टली इमोशनल भी है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, रूट्स जमाने हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बाय करो, लेकिन अगर आप करियर के अर्ली स्टेज में हो, मोबिलिटी चाहिए या बहुत टाइट बजट है तो रेंट करना समझदारी हो सकती है। उस टाइम में वेल्थ क्रिएट करो दूसरे तरीकों से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, घर खरीदना आपकी पूरी सेविंग्स नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन स्टिल जरूरी है। क्रेडिट स्कोर, आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड।
राधिका बहुत एम्फेसिस देती है क्रेडिट स्कोर पर, और वो इसे फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड कहती हैं। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड आपके परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता था, क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। 750 प्लस स्कोर एक्सीलेंट माना जाता है। इससे लोन्स इजीली और बेटर इंटरेस्ट रेट्स पर मिलते हैं। 600 से नीचे रेड फ्लैग, लोन्स मुश्किल से मिलेंगे और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पर। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कैसे करें? हर बिल टाइम पर पे करो, स्पेशली क्रेडिट कार्ड बिल्स। क्रेडिट कार्ड का पूरा बैलेंस क्लियर करो, मिनिमम पेमेंट से काम मत चलाओ। टू मेनी लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स एक साथ मत लो। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली चेक करो, कभी कभी एरर्स होती हैं। एक यंग प्रोफेशनल को जॉब के लिए दूसरी सिटी शिफ्ट होना था। उसने पर्सनल लोन अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। रीजन? खराब क्रेडिट स्कोर। पता चला कि कॉलेज के टाइम में उसने एक क्रेडिट कार्ड लिया था और कुछ पेमेंट्स मिस हो गई थी। उसे लगा छोटी अमाउंट थी, कोई बात नहीं, लेकिन उसने उसका क्रेडिट स्कोर बर्बाद कर दिया। उसे 2 साल लगे अपना स्कोर रिबिल्ड करने के लिए, तब जाकर उसे लोन मिला। मॉरल? क्रेडिट स्कोर सीरियसली लो, ये आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, वो चुपचाप किलर। राधिका एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस कॉन्सेप्ट के बारे में वार्न करती हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। क्या होता है? आप स्टार्ट करते हो 30,000 सैलरी के साथ, आप मैनेज करते हो, फिर प्रमोशन मिलता है, सैलरी 50,000 हो जाती है, ग्रेट। लेकिन अब आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हो, बेटर अपार्टमेंट, बेटर कार, मोर डाइनिंग आउट, मोर शॉपिंग, और फिर से आप महीने के अंत में ब्रोक हैं। फिर सैलरी 80,000 हो जाती है और लाइफस्टाइल फिर अपग्रेड हो जाती है, और साइकिल चलती रहती है। रिजल्ट? सैलरी बढ़ती रहती है लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती। आप सेम फाइनेंशियल पोजीशन में रहते हो, बस थोड़ा ज्यादा फैंसी लेवल पर। राधिका कहती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रेजिस्ट करो, हर रेज के साथ अपनी सेविंग्स को भी प्रोपोर्शनली बढ़ाओ। अगर आपकी सैलरी 30,000 से 50,000 हो गई, यानी 66% इंक्रीज, तो अपनी SIP को 3,000 से 5,000 करो। हाँ, लाइफस्टाइल में थोड़ा इंप्रूव करो, आपने मेहनत की है, डिजर्व करते हो, लेकिन सारा एक्स्ट्रा पैसा लाइफस्टाइल में मत फूंक दो। एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल, एक पर्सन था जो 25,000 कमाता था शुरू में, वो 5,000 बचाता था। 10 साल में उसकी सैलरी 1,20,000 हो गई, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। लेकिन उसने अपनी कोर लाइफस्टाइल ज़्यादा चेंज नहीं की। अब वो 50,000 बचाता था, उसने अपनी सेविंग्स को भी 5 टाइम्स किया। रिजल्ट? 35 की एज तक उसके पास 50 लाख का कॉर्पस था। उसके पीयर्स जिनकी सेम तरह सैलरी ग्रोथ हुई थी, उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ट्रैप में फंस गए थे। फाइनेंशियल फ्रीडम, द अल्टीमेट गोल। राधिका अंत में जिस कॉन्सेप्ट पर फोकस करती हैं वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, और वो क्लैरिफाई करती हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है वो पॉइंट जहां आपको पैसों के लिए काम करने की मजबूरी नहीं, जहां आपका पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है, जहां आप चॉइसेस बना सकते हो पैसों की वजह से नहीं, बल्कि आप क्या करना चाहते हो उसकी वजह से। इमेजिन करो आप एक जॉब में हो जो आपको खुश नहीं करती, बॉस टॉक्सिक है, वर्क अनफुलफिलिंग है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि बिल्स भरने हैं। ये है फाइनेंशियल कैप्टिविटी। अब इमेजिन करो आपके पास इनफ कॉर्पस है, आपकी इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम आ रही है कि आप कंफर्टेबली जी सकते हो। तो अब आप वो जॉब छोड़ सकते हो, कुछ टाइम ले सकते हो, अपनी पैशन एक्सप्लोर कर सकते हो, या एक नई बेटर जॉब ढूंढ सकते हो विदाउट डेस्परेशन। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड ये हर किसी के लिए पॉसिबल है अगर आप जल्दी शुरू करो, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो और स्मार्ट डिसीजंस लो। रियल स्टोरीज, मैंगो पीपल जो मिलियनेयर्स बन गए। राधिका अपनी बुक में कई रियल स्टोरीज शेयर करती हैं कॉमन लोगों की जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हुए। एक स्कूल टीचर थे, सैलरी मॉडेस्ट थी 40,000 रुपये महीने, लेकिन डिसिप्लिन अमेजिंग था। हर महीने 10,000 रुपये SIP, कभी मिस नहीं किया, 25 साल कंसिस्टेंटली किया। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के समय उनका कॉर्पस था 2.1 करोड़। सिंपल टीचर, मॉडेस्ट इनकम, लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग ने उन्हें मिलियनेयर बना दिया। एक ऑटो ड्राइवर की कहानी, वो रोज 500 रुपये बचाता था। लोग हंसे, सिर्फ 500, इससे क्या होगा? लेकिन उसने कंटिन्यू किया, म्यूचुअल फंड SIP में। 15 साल बाद जब उसके बेटे की शादी थी, उसके पास 12 लाख था। सारे ऑटो ड्राइवर फ्रेंड्स शॉक्ड थे। ये स्टोरीज बताती हैं कि अमाउंट मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैटर करते हैं। मैंगो पीपल भी मिलियनेयर्स बन सकते हैं। आज से शुरू करो, एक्शन प्लान। राधिका अपनी बुक को एक क्लियर एक्शन प्लान के साथ एंड करती हैं। स्टेप 1,
अगले 30 दिन हर खर्च ट्रैक करो, जानो कि पैसा कहाँ जा रहा है। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। शुरू करो छोटे से, लेकिन शुरू करो। स्टेप 3, अपने डेट्स को प्रायोरिटाइज करो, हाई इंटरेस्ट डेट्स पहले क्लियर करो। स्टेप 4, अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। स्टेप 5, SIP शुरू करो, भले ही 500 रुपए से, लेकिन शुरू करो। स्टेप 6, एडिक्वेट इंश्योरेंस लो, लाइफ और हेल्थ। स्टेप 7, टैक्स प्लानिंग करो इंटेलिजेंटली। स्टेप 8, हर 6 महीने में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन रिव्यू करो, क्या सही जा रहा है, क्या एडजस्ट करना है। राधिका कहती हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक है कुछ ना करना। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। बेस्ट टाइम था 10 साल पहले, सेकंड बेस्ट टाइम है अभी, आज, इसी मोमेंट। अंतिम संदेश, तुम कर सकते हो। दोस्तों, मैंगो मिलियनेयर की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये हमें आम लोगों को ये भरोसा दिलाती है कि हम भी कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि वेल्थ क्रिएशन अमीरों का मोनोपोली है, कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए है, लेकिन राधिका प्रूफ करती हैं बिल्कुल नहीं। आप एक सैलरी पर्सन हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, शायद आपके पेरेंट्स ने आपको ये चीज़ें नहीं सिखाई, शायद आपने कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर दी अब तक। सब ओके है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप आज क्या करते हो। आज से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हो। हाँ, ये ओवरनाइट नहीं होगा, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। राधिका कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि लोग सोचे कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों के लिए है। इन्वेस्टमेंट सबके लिए है, और जितनी जल्दी आप शुरू करो उतना बेटर, क्योंकि टाइम आपकी तरफ है, उसे वेस्ट मत करो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी, अगर आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल बुक समरी अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल, लाइफ चेंजिंग और प्रैक्टिकल बुक्स के समरीज लाते हैं। बुक्स जो आपको पैसा समझने में, इन्वेस्ट करने में और फाइनेंशियली सिक्योर बनने में हेल्प करती हैं। सब्सक्राइब कीजिए बुक समरी अड्डा को, बेल आइकन दबाइए और बन जाइए हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी के कम्युनिटी का पार्ट, क्योंकि नॉलेज ही पावर है और फाइनेंशियल नॉलेज वो है फ्रीडम की की। मैंगो मिलियनेयर, एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, आज से, अभी से अपनी मैंगो मिलियनेयर जर्नी शुरू करो। ट्रैक करो अपने एक्सपेंसेस, बनाओ अपना इमरजेंसी फंड, शुरू करो SIP, ले लो सही इंश्योरेंस, डिफाइन करो अपने गोल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव करो खुद पर। तुम मैंगो पीपल हो, कॉमन, रिलेटेबल, लवेबल, और तुम एब्सोल्युटली केपेबल हो मिलियनेयर बनने के। राधिका ने कहा है, मैंने कहा है, अब बारी है तुम्हारी प्रूव करने की। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू हो। आपका अपना बुक समरी अड्डा, जहां किताबें बदलती हैं फाइनेंशियल फ्यूचर्स, जहां मैंगो पीपल बनते हैं मिलियनेयर्स, जहां ड्रीम्स होते हैं पॉसिबल।